नमस्कार दोस्तों, जय महाराष्ट्र। जागो इंडिया जागो में आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, विजय खरा जी ने कमेंट किया था कि उनका घर सशुल्क में पात्र हुआ है, उसके बारे में वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो हम 16/5/2018 के शासकीय अधिसूचना द गवर्नमेंट रेजुलेशन जो जीआर है, उस विषय में हम बात करेंगे। तो दोस्तों, आइए वीडियो चालू करते हैं। तो दोस्तों, पहले एसआरए में जो डेटम लाइन थी वो 1195 थी। उसके बाद 2014 फिर 16/5/2015 को जो जीआर आया, उसके हिसाब से 1/1/2000 तक की पात्रता मान्य की गई कि 1/1/2000 तक के डॉक्यूमेंट है, तब तक के झोपड़े पात्र होंगे। फिर सरकार ने 2018 में फिर एक जीआर बनाया कि 1/1/2000 के बाद 1/1/2018 तक के बीच में जिसके भी डॉक्यूमेंट्स हैं, तो उनके जो रूम है वो पात्र होंगे, सशुल्क पात्र होंगे, लेकिन उनको भाड़े का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो दोस्तों, जब ये जीआर आया था 2018 में, तो 2018 के जीआर में उसके अंदर कोई क्राइटेरिया नहीं दी गई थी, मतलब कोई डिवाइडेशन नहीं किया था कि कॉमर्शियल को नहीं मिलेगा या रेसिडेंशियल को नहीं मिलेगा। उस समय सभी की पात्रता के बारे में जीआर आया था। लेकिन 2023 में एक जीआर के माध्यम से बताया गया कि सशुल्क में केवल और केवल रहिवासी यानी निवासी गालों को ही पात्रता दी जाएगी, कॉमर्शियल को नहीं दी जाएगी। और जो 2018 के बाद निवासी गाले पात्र हुए हैं, उसके विषय में अभी तक सरकार की कोई सूचना नहीं आई है कि उन गालों का क्या, मतलब उन झोपड़ी धारकों का, अनिवासी झोपड़ी धारकों का क्या, जिनकी पात्रता पहले तय हो चुकी है। तो अभी तक उसके ऊपर कोई जीआर नहीं आया है। और दोस्तों, सशुल्क पात्रता में मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जीआर के थ्रू ये दिया गया है कि अगर आपके जो स्कीम चल रही है, ज़रूरी नहीं है कि आपको वहीं पे आपको अलॉट किया जाए। अगर वहाँ पे अलॉटमेंट बचा नहीं है, मतलब सदनी का फुल हो चुकी है, तो आपको 3 मीटर के दायरे में कहीं भी शिफ्ट किया जा सकता है। आपकी अपनी चॉइस नहीं होगी कि मुझे यहीं चाहिए। वो निर्भरता है कि आपके जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, उस डेवलपमेंट की घनता कितनी है, डेंसिटी कितनी है, कि कितने घर बन रहे हैं। तो ये सशुल्क में है दोस्तों। और सशुल्क जो पात्र होते हैं उनको 2.5 लाख रुपया भरना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, वो 2.5 लाख रुपया अभी नहीं भरना है। उसके लिए सरकार ने जो 2023 में जीआर बनाया, उसके थ्रू बताया गया है, उसके माध्यम से बताया गया है कि सहायक निबंधक के कार्यालय में सशुल्क कक्ष की स्थापना की गई है, जिसके अंदर सिर्फ सशुल्क झोपड़ी धारकों का जो पात्रता और उनके अलॉटमेंट के बारे में काम किया जाएगा। और दोस्तों, आपकी अलॉटमेंट तब होगी जब आपका स्कीम के अंदर अलॉटमेंट चालू होगा, आपकी लिस्ट जाएगी, तो आपकी जो भी पात्रता है सशुल्क की, वो उस पात्रता में सशुल्क कक्ष में आएगा। और सशुल्क कक्ष से आपको, जो सशुल्क कक्ष है, उससे आपको लेटर आएगा कि आपका जो भी पेमेंट है, ऑनलाइन या डीडी या जो भी आप भरना चाहते हैं। वैसे कैश का सिस्टम तो वहाँ बंद हो गया है सारे में, 300 रुपये के ऊपर कैश नहीं लेते हैं, तो वहाँ पे डीडी या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन है। तो उसके लिए आपको नंबर दिया जाएगा कि इस नंबर पे आप ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कीजिए। तो 2.5 लाख रुपया आपको कब भरना है? जब आपका अलॉटमेंट होगा तब। आज सिर्फ आपकी पात्रता होगी सॉरी, और आपके जो भी एनेक्शन, सप्लीमेंट्री एनेक्शन निकलेंगे, उसमें लिखा जाएगा, पात्र नहीं लिखा जाएगा, उसके अंदर लिखा जाएगा सशुल्क योग्य, मतलब आप सशुल्क के लिए योग्य हैं। तो इस तरह आपको सप्लीमेंट्री दी जाएगी। और डेवलपमेंट जो भी आपको मैंने अलॉटमेंट के समय आपको वहाँ पे भरना है 2.5 लाख रुपया।
वो 2.5 लाख रुपया भरने के बाद ही आपको जो भी आपकी सदनिका है वो आपको पोजीशन दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। तो आपको ये सब के चलना है। जिस दिन आपका अलॉटमेंट होगा तो आपको 2.5 लाख रुपए का बंदोबस्त करके रखना है। अभी ये देखना है कि आगे चल के सरकार इसमें कुछ फेरबदल करती है, और जैसा कि सरकार ने हमेशा कुछ न कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करते आई है हर कानून के अंदर, तो हो सकता है कि आने वाले समय में सरकार इसे भी फ्री कर दे, या जो 2.5 लाख की कैटेगरी है उससे भी कम कर दे। जैसे कि अभी ट्रांसफ़र के मैटर में हुआ, जहां रेसिडेंस का जो ट्रांसफ़र था खरीदी बिक्री का, उसके अंदर फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, तो सरकार ने 1 जनवरी 2024 को उसको 50,000 रुपया किया गया कि 50,000 रुपये ट्रांसफ़र उसको देना पड़ेगा निवासी गालों को। तो हो सकता है दोस्तों भविष्य में ये चीज़ें, इस चीज़ों पे भी सरकार ध्यान दे और उस चीज़ पे आए। लेकिन सरकार के से मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो 2018 के बाद जो कॉमर्शियल गाला धारक जो पात्रता जिनकी निश्चित हुई है सशुल्क में, उनके लिए भी कोई ना कोई प्रयोजन बनाया जाए, क्योंकि वो पात्रता सक्षम प्राधिकारी द्वारा की गई है। अगर वो पात्रता हो चुकी है तो उसको निरस्त कैसे कर सकते हैं। अब ये सवाल ये उठ रहा है कि पात्रता का सर्टिफिकेट दिया जा चुका है तो उसे निरस्त कैसे किया जा सकता है। तो सरकार इस चीज़ पे विचार करे, और इसके अंदर सरकार को एक कानून बनाना होगा कि इस जो भी पात्रता हो चुकी है 2024-23 के पहले, उन लोगों को या तो उनका जो शुल्क है 2.5 लाख उसको कुछ बढ़ा के उनको दिया जाए, या उसके अंदर कोई भी संशोधन किया जाए, ताकि जो सप्लीमेंट्री एनेक्शल 2 जो पुरौनी परिशिष्ट दो है वो जारी हो चुकी है, तो उसे निरस्त करना, क्योंकि दोस्तों उसके अंदर एक व्यक्ति नहीं होगा, क्योंकि पूरी मुंबई में पात्रता हुई है। तो अभी एक व्यक्ति तो नहीं होगा कॉमर्शियल की उसकी पात्रता को हम निरस्त कर सकते हैं, उसमें कई लोग होंगे। तो उसके ऊपर सरकार को विचार करना चाहिए, क्योंकि 2023 के जीआर में ये भी नहीं दिया गया है कि पहले के जो पात्रता हुई है कॉमर्शियल गालों का, उसका क्या मतलब। मुझे ऐसा लगता है कि ये जो 2023 में जीआर निकला है, उस जीआर में इस चीज़ का भी उल्लेख करना चाहिए था कि जो पहले पात्रता हो चुकी है वो हो चुकी है, उसके बाद कोई भी कॉमर्शियल गालियों की पात्रता न हो। लेकिन ऐसा जीआर में कोई भी उल्लेख नहीं किया गया, और ना ही ये उल्लेख किया गया है कि पहले वालों को निरस्त किया गया है। तो मतलब ये क्वेश्चन बना हुआ है, एक प्रश्न बना हुआ है कि आखिर उनका क्या। अब डिपार्टमेंट में हम जब पूछते हैं तो डिपार्टमेंट ये कहता है कि सर हम क्या करें, क्योंकि ये सरकार का आदेश है। तो हम कहते हैं कि सरकार का आदेश तो ये भी नहीं है कि इनको नहीं दिया जाए, उसे निरस्त भी तो नहीं किया गया है। तो इस चीज़ को सरकार के माध्यम से इस चीज़ पे सोचना चाहिए, और इस चीज़ पे कोई न कोई विधेयक पास करना चाहिए, ताकि उन लोगों को भी रिलीफ मिले। और जहाँ तक मेरा प्रश्न ये उठता है कि अगर इन्होंने कहा कि 2.5 लाख रुपया भर के सशुल्क दे रहे हैं, तो कॉमर्शियल गाला धारक, अभी कितने कॉमर्शियल गाला धारक ऐसे हैं जिनका जो व्यवसाय है, उनकी आजीविका है, अगर उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो क्या करेंगे। और ये बहुत गंभीर प्रश्न है कि सरकार तक पहुंचना चाहिए कि आखिर उन गाला धारकों का क्या, जिनकी आजीविका को खत्म किया जा रहा है। आज वो अगर छोटी मोटी दुकानें चला के अपने परिवार का पेट भर रहे हैं और अपनी आजीविका चला रहे हैं, अपनी जीविका को चला रहे हैं, तो उनके लिए भी कोई न कोई प्रावधान निकालना होगा। चाहे 2.5 लाख की जगह उनको 3 लाख 3.5 लाख कर दें, क्योंकि ये तो सरासर उनके साथ नाइंसाफ़ी है। जो कॉमर्शियल गाला धारक हैं, जो सशुल्क में इनकी पात्रता नहीं हो रही है, या पहले जिनकी हो चुकी है, तो उनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कि सरकार सबकी होती है, सबके बारे में सोचना पड़ता है। तो किसी एक के बारे में सोच के एक को अलग नहीं किया जा सकता है।
मतलब यहाँ पे वारिस और लावारिस का प्रश्न नहीं उठता ना कि वारिस को गले लगाओ लावारिस को फेंक दो, ऐसा तो कोई क्वेश्चन है ही नहीं। तो सरकार को उस चीज़ पे भी सोचना पड़ेगा और सोचना चाहिए कि आखिर इनका क्या, आखिर ये कहाँ जाएंगे जब इनकी दुकानें टूट मिलेगी नहीं तो फिर वो क्या करेंगे। तो ये प्रश्न बना है और बना ही रहेगा जब तक सरकार इसके अंदर कोई भी विधेयक पास नहीं करती है। तो दोस्तों सशुल्क के बारे में हमने आपको बताया कि सशुल्क क्या है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपसे एक चीज़ और बात करेंगे। सशुल्क का मैटर तो ख़त्म हो गया, अब हम बात करते हैं स्लम और नॉन स्लम। दोस्तों स्लम और नॉन स्लम ये दो कैटेगरी है और हर क्षेत्र में होती है, ऐसी नहीं कि एक क्षेत्र में सारे लागू हुआ तो नॉन स्लम नहीं है, वहाँ भी नॉन स्लम प्लॉट है। लेकिन इसी नॉन स्लम प्लॉट के ऊपर डेवलपर्स एफएसआई का वायलेशंस करते हैं दोस्तों। जैसे कि मैं आपको कैटेगरी समझाता हूँ कि धारावी का प्रोजेक्ट 33(9) में आता है और एसआरए 33(10) में आता है। तो 33(9) और 33(10) को तो क्लब नहीं किया जा सकता है कि उसके कानून अलग है इसके कानून अलग है। कुछ तो डिफरेंसेस हो गए कि उसको अलग कैटेगरी किया गया है। उसी तरह जो तबेले हैं, स्तबल जो तबेला है, तबेला 33(14) में आता है दोस्तों, तो उसका भी कानून अलग है। और यहाँ पे कंप्लेंट अथॉरिटी और एसआरए इस चीज़ पे मैनिपुलेट करती है। अब मैनिपुलेट कैसे होता है, एफएसआई का वायलेशन कैसे होता है, ये मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले तो कंप्लेंट अथॉरिटी तबेला धारकों का नाम परिशिष्ट 2 यानी एनेक्शल 2 में समाविष्ट करती है, जबकि तबेला तो एसआरए में आता ही नहीं है, उसके लिए तो अलग कानून बनाया गया 33(14), जो 1991 के डीसीआर में 33(17) था, वो 2034 में 33(14) में बनाया गया है। तो अब ये सोचिए जब वो एसआरए में आता ही नहीं है तब उसको आप परिशिष्ट 2 में आप कैसे डाल रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये ऐसी नहीं डाल रहे, जानबूझ के डाल रहे हैं। उसका कारण क्या है मैं आपको समझाता हूँ, उसका कारण क्या है। यहीं से एफएसआई का वायलेशन होता है, जो महाराष्ट्र की तिजोरी खाली की जाती है, महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी खाली की जाती है। अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे। दोस्तों पहले तो आपके एरिया में जो खाली प्लॉट्स हैं, जैसे छोटे गार्डन से, प्ले ग्राउंड से, या जो भी बच्चे खेलने की जगह है, वो सब नॉन स्लम प्लॉट में आती है, जिसके ऊपर 1 का एफएसआई है। और एसआरए में कितनी एफएसआई दी जाती है, 3 से 4 की एफएसआई दी जाती है। तो अब ये डेवलपर क्या करते हैं, उस जो नॉन स्लम प्लॉट को एकदम छोटा सा प्लॉट बता के नॉन स्लम प्लॉट किया जाता है और उसको बाकी स्लम प्लॉट में मर्ज करके उसके ऊपर जो एसआरए द्वारा दी जाने वाली एफएसआई है उसका लाभ उठाते हैं, जिससे नुकसान महाराष्ट्र शासन का होता है। और दोस्तों उसी तरह तबेले में इनका रूल है कि आपको प्राइवेट कंसिडरेशन करना होगा। मतलब जो भी इलाके में तबेले हैं और डेवलपमेंट चल रहा है सारे का, तो डेवलपर द्वारा उस तबेला मालिक को बैठ के आपस में उनका जो भी है समझौता करके डेवलपर को वो प्लॉट खरीदना होगा, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट बनाना होगा, उसके बाद उसको एसआरए में मर्ज करना होगा। लेकिन उसके ऊपर जो प्लॉट के ऊपर एफएसआई है सिर्फ 1 की मिलेगी, उसके अलावा नहीं। क्योंकि दोस्तों 33(14) डीसीआर 33(14) क्या कहता है, जो तबेला धारक मुंबई में है उनको मुंबई से बाहर जाना है, आप अपने तबेले के जो भी है जानवर उसको लेके बाहर जाइए, और आप अपने प्लॉट पे डेवलप अगर करते हैं तो आपको एडिशनल 33.33 कितना दोस्तों 0.33 की एफएसआई एडिशनल दी जाएगी। मतलब 1 की एफएसआई तो मिलती है, उसके बाद 0.33 की एफएसआई मिलेगी, तो एडिशनल एफएसआई। तो ये रूल है डीसीआर 33(14) का।
लेकिन यहाँ के अधिकारी क्या कर रहे हैं, इसको डाल देते हैं एनेक्शल 2 में। अब एनेक्शल 2 में तबेले आ गए, तो दोस्तों जो वो सदनिका मिलेगी उसमें भैंस और गाय कैसे बांधेंगे, उसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट गलत करता है, और ये सब मिली भगत होती है अधिकारियों की, डेवलपर्स की, आर्किटेक्ट की। जो चीज़ आपसे छुपाई जाती है, आपको उसका ज्ञान नहीं है, आप उसको पकड़ नहीं पाते। और ये मुंबई में हर जगह हो रहा है दोस्तों, जिसकी एफएसआई का वायलेशन, जिससे महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी खाली होती है। क्योंकि दोस्तों एफएसआई का भाव आज से करीब 4 साल पहले मैंने सुना था, 1 स्क्वायर फीट एफएसआई का 4-4.5 हज़ार रुपया भाव चल रहा था। आज पता नहीं कितना हो सकता है, बढ़ा हो या तो उतना ही हो, लेकिन एक एफएसआई मतलब 10,000 स्क्वायर फीट का या 5,000 स्क्वायर फीट का तबेला है, तो उस पर एफएसआई 3 की लेंगे लोग, तो 15,000 स्क्वायर फीट इंटू 4,000, तो कितने का महाराष्ट्र सरकार की तिजोरी खाली हुई। तो ये चीज़ें चल रही है दोस्तों। तो इस चीज़ पे हर झोपड़ीदारों को नज़र रखना है कि भाई मेरे एरिया में, मेरे इलाके में कितना स्लम प्लॉट दिया गया और कितना नॉन स्लम प्लॉट दिया गया है। और पहली बात तो एनेक्शल 2 में तबेलों का जिक्र आ ही नहीं सकता है, क्योंकि वो इशारे में आते ही नहीं हैं, क्योंकि उसके लिए अलग कानून है। तो अगर अलग कानून नहीं है तो धारावी को 3310 में क्यों नहीं किया जा रहा है, उसके लिए अलग 33(9) क्यों बनाया गया है। उसके लिए 33(9) बनाया है धारावी के लिए, और इनके लिए 3310 बनाया है। तो 3314 कैसे आ रहा है इसमें। तो दोस्तों उस 3314 को अगर इशारे में क्लब करना है तो प्राइवेट कंसिडरेशन के थ्रू ही करना पड़ेगा। उसमें बिल्डर को दिखाना पड़ेगा कि हमने प्लॉट खरीदा है, हमने ये प्लॉट खरीदा है, और उसका रजिस्टर्ड डीड होगी और उसमें मर्ज होगी, लेकिन उस पर 1 का एफएसआई मिलेगा, सीधा सिर्फ 1 का एफएसआई। और यहाँ पे अधिकारियों और इनकी मिली भगत से एफएसआई का वायलेशंस होता है। तो दोस्तों ये मैंने बताया कि स्लम प्लॉट क्या होते हैं, नॉन स्लम प्लॉट क्या होते हैं। क्योंकि दोस्तों ये मैं क्यों बता रहा हूँ, उसका कारण है। दोस्तों संविधान में, भारतीय संविधान की आर्टिकल नंबर अनुच्छेद 51 में दिया गया है कि जो भी सरकारी संपत्ति है उसकी सुरक्षा करना हर भारतीय व्यक्ति का कर्तव्य है। ही इज ड्यूटी बाउंड टू प्रोटेक्ट द पब्लिक प्रॉपर्टीज इन पब्लिक लैंड। तो दोस्तों ये हमारी ड्यूटी है और हमारा कर्तव्य है कि सरकार की संपत्ति का नुकसान ना हो। तो एक जागरूक होने के नाते दोस्तों आपको भी जागरूक होना पड़ेगा। आपके इलाके में देखना पड़ेगा आपके इलाके में कितना स्लम प्लॉट था और कितना इंटर किया गया है। तो इस चीज़ की जागरूकता बढ़ाइए, और समय समय पे हम हर चीज़ बताएंगे कि कैसे कैसे करप्शंस होती हैं, कैसे कैसे करप्शंस होते हैं। अभी सर कल ही मुझे फ़ोन आया था दोस्तों, कल ही फ़ोन आया था मुझे, एक मेरे दर्शक हैं, उन्होंने फ़ोन किया था कि सर हमने वारसनामा ट्रांसफ़र के लिए दिया है, मुझे उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वारसनामा के लिए दिया गया है, हमने सब कुछ उसमें दिया है कि हमारी मम्मी, हमारी पिताजी एक्सपायर हो चुके, पिताजी के नाम पे रूम था, मम्मी भी एक्सपायर हो गई, डेथ सर्टिफिकेट लगाया, सभी भाइयों की बहनों के एनओसीज भी लगाए हैं, वहाँ पे हेयरिंग भी हो गई है, लेकिन आज इतने दिन हो गए ऑर्डर नहीं पास किया जा रहा है। मैंने पूछा कारण क्या, बोले सर मैं नहीं बता सकता हूँ। बोला कारण तो आपको पता होगा। बोला सर वो मैं नहीं बता सकता हूँ क्योंकि क्या प्रॉब्लम हो जाएगा। तो दोस्तों प्रॉब्लम तो वही है जो आप भी समझ रहे हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ इसका मतलब आप नहीं समझे, ऐसा हो ही नहीं सकता है, ये आप भी समझ रहे हैं कारण क्या। तो दोस्तों सब सरकार ने बोला है कि जो भी वारसनामा, फैमिली का वारसनामा होगा उसमें 1 रुपये खर्चे नहीं आएंगे, फ्री में होगा। तो आखिर इतना समय क्यों लगता है। ये उप जिला अधिकारी एसआरई के कार्यालय में ये क्या चल रहा है। मैं आप लोगों को निवेदन करता हूं कि अगर ऐसा प्रॉब्लम आपके साथ हो तो आप चीज़ की कंप्लेंट करें
सीईओ एसआरए को करे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को करे कि सर यहाँ पे हमारी हियरिंग होने के बाद हमें ऑर्डर नहीं दिया जा रहा है, उसको रुका के रखा है, कारण क्या? तो कारण उस अधिकारी से पूछिए। भाई आपको ऑर्डर पास करना है, आप ऑर्डर पास कीजिए ना, या तो हाँ में या तो ना में। भाई इंसान की रेमेडी है ना, मुझे आगे जाने का अधिकार है, मैं आगे जा सकता हूँ ना, एजीआरसी जा सकता हूँ, हाई कोर्ट जा सकता हूँ आपके खिलाफ। तो आप ऑर्डर पास कीजिए ना, आप उसको अबेंस में क्यों रखें, उसको रुका के क्यों रखें? तो उसका कारण बताइए। तो दोस्तों आप कंप्लेंट फाइल कीजिए, आरटीआई डालिए कि सर मेरी हियरिंग हो चुकी है तो मेरे ऑर्डर में इतना विलंब क्यों हो रहा है, उसका कारण बताओ, उसका कारण बताओ। तो दोस्तों करप्शन खत्म करना है तो लड़ना पड़ेगा, जागरूकता ही जीवन है। अगर महाराष्ट्र को भ्रष्टाचार से मुक्त करना है तो दोस्तों जागना होगा, जागरूक बनना होगा हर व्यक्ति को। तो सर हमारे चैनल का उद्देश्य ही है लोगों को जागरूक करना। लोग जागरूक होंगे, महाराष्ट्र जागरूक होगा। इसीलिए कहता हूं दोस्त, जागरूक होइए और इस करप्शन को हटाइए। आखिर क्यों ऐसा होता है, कारण क्या कि अधिकारी, जो प्रशासकीय अधिकारी अपनी मनमानी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं भाई? आपको पगार नहीं मिल रही है तो बोलिए सरकार को, क्योंकि पगार भी तो आपको हमारे दिए हुए टैक्स से तो आ रही है, कहीं और से तो नहीं आ रही है। तो फिर भाई आपको जो काम करने की पगार मिल रहे हैं, आपकी सैलरी मिल रही है, तो आप क्यों लोगों को बिना मतलब के वहाँ पे भीड़ लगवा के रखते हैं? कभी भी एसआरए में जाओ, किसी भी डिपार्टमेंट में दोस्तों, चाहे ड्यूटी क्लब एसआरए का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट हो, चाहे वो सहकार कक्ष हो, कहीं भी जाओ आपको हमेशा भीड़ दिखेगी। चाहे कंपनी अथॉरिटी की कार्यालय में जाओ, क्यों भीड़ होती पब्लिक की, कारण क्या? तो सरकार को इसके ऊपर भी नियम लगाना पड़ेगा कि किसी भी व्यक्ति का, जबकि सरकार का नियम के सर, हाईकोर्ट का ऑर्डर है कि आपके टेबल पे कोई भी फाइल 1 हफ्ते से ज़्यादा नहीं रहनी चाहिए। अगर आपके डिपार्टमेंट का काम है तो विद इन 45 डेज में उस मैटर को क्लियर करना है, और आपके डिपार्टमेंट का मैटर नहीं है तो उस संबंधित डिपार्टमेंट को आपको ट्रांसफ़र करना है। लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर का मान नहीं रखते ये लोग, कुछ तो कारण है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था कोई तो है। तो दोस्तों कोई तो है, तो दोस्तों इस कोई तो है को हटाने के लिए आपको जागरूक होना पड़ेगा। आप गुलाम नहीं हैं, आप गुलाम नहीं हैं। अगर देश आज़ाद है तो हम भी आज़ाद है, वो अधिकारी को भी उतनी आज़ादी है जितनी आज़ादी आपको है। तो आप उन अधिकारियों के विषय में कंप्लेंट कीजिए कि आखिर ये ऑर्डर निकालने में इतना विलंब क्यों, और आरटीआई भी डालिए कि भाई ये तारीख में हियरिंग हुई थी, आगे की जो भी कार्रवाई उसकी कॉपी दिया जाए, लेके जाए इनको एसआईसी में, इनको पेनल्टी लगवाइए। पेनल्टी लगाने के बाद भी उसी डिपार्टमेंट में आरटीआई डालिए सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 में, और वहाँ से मांगिए कि इनका जो सर्विस रजिस्टर है जिस पे आपने ये पेनल्टी की एंट्री की है उसकी कॉपी दीजिए, तब ये सुधरेंगे। दोस्तों पेनल्टी बहुत लोगों के मन में आता है, ये पेनल्टी क्या है, 25,000 तो भर देंगे, ये लाखों कमा रहे दिन के, तो 25,000 भरने में क्या है। दोस्तों 25,000 पेनल्टी से मतलब नहीं है, उनकी पेनल्टी उनके सर्विस रजिस्टर में एंट्री होती है लाल सिग्नेचर से, उनका डिमोशन होता है। तो इसीलिए कहा सेक्शन 20 सबसेक्शन 2 में उसकी कॉपी आप मांग सकते हैं, आपका अधिकार है। तब भ्रष्टाचार खत्म होगा, क्योंकि भ्रष्टाचार अगर हम ही बढ़ाएंगे तो भाई उनकी आदत तो बिगड़ेगी। मना कीजिए ना सर, आप ऑर्डर पास कीजिए, जो भी ऑर्डर पास करना करिए, मुझे आगे जाने दीजिए। न्याय चाहिए ना सर, लड़िए, न्याय मिलेगा, सिर्फ देरी होगी, न्याय में देरी होती है।
लेकिन अंधेर नहीं है दोस्तों, न्याय मिलेगा, लेकिन लड़िए। आप और हम अगर ठान के चले तो इस महाराष्ट्र से करप्शन हटा दें। नो ब्राइब, कुछ नहीं, आपका कर्तव्य है। सरकार ने आपको कर्तव्य पर रखा है, उसको ड्यूटी दी है, आपको करना है। नहीं करना है तो आप ऑर्डर निकालिए, मुझे आगे जाने दीजिए। तो दोस्तों इस विषय में मैंने आप समझाया इस वीडियो में। पहला तो आपको ससुर के बारे में समझाया, दूसरा आपको स्लम नॉन स्लम प्लॉट के बारे में बताया, तीसरा आपको मैंने ये समझाया कि डिपार्टमेंट में चल क्या रहा है। बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं सर मुझे, बहुत सारे, मैं दिन भर से फ़ोन उठाता, लेकिन मैं किसी को भी अवॉइड नहीं करता हूँ दोस्तों। किसी का फ़ोन अगर समझो मैंने नहीं भी उठाया तो मैं कॉल बैक करता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है शायद कोई इसी को मेरी ज़रूरत है, और शायद मेरे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, जिन्होंने मुझसे बात की है या मुझसे आके मिले हैं, तो जान सकते हैं कि मैंने बराबर टाइम दिया हूँ, बराबर मिलता हूँ, और उनसे बात भी करता हूँ, उनको सपोर्ट भी करता हूँ। जो मेरे अधिकार क्षेत्र में है, मतलब मेरा जो अधिकार क्षेत्र है वो मेरा दिमाग है, मेरी जानकारी है। मैं कोई अधिकारी नहीं हूँ, प्रशासकीय अधिकारी तो हूँ नहीं, लेकिन मेरा जो भी जनरल नॉलेज है, क्योंकि मैं 2000 से ईयर ऑफ 2000 से एसआरई की प्रक्रिया के ऊपर लड़ रहा हूँ। इसी कारण उस चीज़ का जो भी ज्ञान है वो मुझे मिला है, और उस ज्ञान को मैं शेयर कर रहा हूँ, बांट रहा हूँ आपके साथ में। तो दोस्तों क्या गलत कर रहा हूँ मैं? गलत क्या कर रहा हूँ? अगर आपको लगता है ऐसा गलत मैं गलत कर रहा हूँ तो सर मुझे कमेंट में बोलिए कि आप गलत कर रहे हैं, बंद कर दीजिए, तो मैं चैनल बंद कर दूंगा सर। मैं मेरे दर्शकों से बोल रहा हूँ कि सर अगर मैं गलत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप मुझे कमेंट में कीजिए, बोलिए कि सर आप गलत कर रहे हैं, मैं बंद कर देता हूँ चैनल। मेरी जानकारी मेरे दिमाग के साथ चली जाएगी। शायद हो सकता है कि मेरी जानकारी से किसी न किसी को लाभ मिले, कोई तो होगा जो उसका फ़ायदा उठाएगा। फ़ायदा मतलब अपने फ़ायदे के लिए, मैं दूसरा फ़ायदा नहीं बोल रहा हूँ। मैंने हर लोगों से बोला हूँ, जो भी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ वो लोगों के अंदर बांटिए, लेकिन व्यवसाय मत बनाइए, क्योंकि व्यवसाय बना बना के आज यहाँ पे करप्शन इतना बढ़ गया है कि पूछिए मत। तो उस करप्शन को ख़त्म करना है और लड़ना है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में लिखिए। आपको अगर लगता है कि मुझे इस चैनल को आगे बढ़ाना चाहिए और ये विषय की जानकारी या अन्य विषयों की जानकारी देना चाहिए, तो मुझे कमेंट में लिखिए। आपकी जो भी मर्जी हो, हाँ या ना में, और उसका कारण लिखिए। धन्यवाद दोस्तों। जो मेरे दर्शक हैं उनका मैं आभार प्रकट करता हूँ, और जो भी नए हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि ये जो जन जागरूकता अभियान है, जन जागरूकता अभियान ये बढ़ते जाए, हर जन जन तक पहुँचे। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में फिर किसी और विषय में। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र।